नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है सियासत का त्यौहार। और सियासत का त्यौहार वही है चुनाव। और चुनाव जब 5 साल चुनाव हो चुकते हैं तो उसके बाद जो चुनाव होते हैं उनको आप उप त्यौहार कह सकते हैं। और अब हमारे राजनेताओं ने ही नहीं, आपने, हमने, हम सब ने ये मान लिया है कि कोरोना के साथ ही जीना है। और ये बीते एक पखवाड़े से, या आप कह सकते हैं बीते 15-20 दिनों से हम ये चीज़ और ताकत से महसूस कर रहे हैं कि हमारे सियासतदान जो है, हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं, हमारे राजनेता जो हैं, वो भी ये मान चुके हैं कि अब बहुत हुआ कोरोना और अब चलिए उपचुनाव की बातें शुरू करें। और कोरोना भी है और बाय इलेक्शन भी है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। कोरोना से बचाव करते रहेंगे, उपचुनाव के लिए तैयारी करते रहेंगे। और यही वजह है कि अब हम देख रहे हैं कि राजनीतिक दलों के वो कार्यालय, जहां पहले हमको मास्क लगाए हुए, सैनिटाइज़र हाथ में लिए हुए कुछ ही कार्यकर्ता या नेता नज़र आते थे, वहां अब बड़ी संख्या में मास्क और सैनिटाइज़र के साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता नज़र आ रहे हैं। और राजनीतिक दलों के नेताओं और उनके समर्थकों का जमावड़ा भी शुरू हो गया। हालांकि चिंता होती है, जैसी घटना बीजेपी कार्यालय में 200 से ज़्यादा समर्थक प्रभुराम चौधरी जी के, अगर हम बात करें शनिवार की, तो आ गए। ये घटनाएं होती हैं और आगे भी होंगी क्योंकि राजनीति है, लेकिन फिर भी सावधानी रखना ज़रूरी है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि ये जो तैयारियां हैं, इन तैयारियों के ज़ोर पकड़ने के साथ ताकत आजमाइश भी शुरू हो गई है। अलग अलग धड़े अपनी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए बयानों के बम भी फोड़ने लगे हैं। वो बताने भी लगे हैं कि अगर आपने हमारी तरफ तवज्जो नहीं की तो ये हो सकता है। उपचुनाव को लेकर दावे प्रतिदावे शुरू हो गए हैं, ये चीज़ें भी सामने आने लगी हैं। और ये तमाम बातें हमें बताती हैं कि कहीं ना कहीं ये जो उपचुनाव की तैयारी है ये शुरू हो गई है। इससे पहले कि हम बात करें उन मेहमानों के साथ, उनको जोड़ें, कुछ राजनीतिक प्रतिक्रियाओं को देख लेते हैं कि क्या उनकी दृष्टि है, क्या सोच है और क्या कुछ उन्होंने कहा। अध्यक्ष जी से मेरी मुलाकात हुई है। तमाम सारे मुद्दे होते हैं जिन पर मेरी लंबी चर्चा हुई। मैं तो विचारों के लिए जीने वाला पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी में इसलिए नहीं हूँ कि मैं चुनाव लड़ता रहा हूँ, इसलिए किसी के आने और जाने से मेरी गति में, मेरी निष्ठा में कोई अंतर आ जाएगा, ये नहीं सोचा जा सकता। नहीं, शेजवार जी की चिंता नहीं है, जिले का मामला है और जिले में स्वाभाविक रूप से मैं भी वहाँ का विधायक हूँ, तो चर्चा में ये सब निकल के आया कि भाई जवाबदारी से हमको चुनाव लड़ना। देखिए, जब कोई भी चुनाव होते हैं और इस तरह का परिदृश्य होता है तो स्वाभाविक रूप से हम सबका कर्तव्य बनता है कि हमें सामंजस्य बनाकर, क्योंकि आज वो सभी हमारे पार्टी में हैं और हम सब लोग एक स्तंभ के साथ हैं। और भारतीय जनता पार्टी अनुशासित वाली पार्टी है। आने वाले समय में पूरे प्रदेश में हम सारे के सारे चुनाव जीतेंगे। शेजवार जी नाराज हैं आपके? नहीं, मेरी उनसे चर्चा हुई है और उन्होंने मतलब ऐसी कोई नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है। वो सब हमारे साथ हैं, पार्टी के साथ हैं। बड़े कठिन क्षण होते हैं जब किसी नेता से ये पूछा जाता है कि आपके पार्टी के, या आप जिस पार्टी में आप हैं वो वरिष्ठ नेता आपसे नाराज़ हैं। और जब वो कहते हैं नाराज़गी वाली कोई बात नहीं है, तो बिटवीन द लाइन्स ये भी पढ़ने का मन करता है कि वो प्रसन्न भी नहीं है लेकिन नाराज़ भी नहीं है। तो ये भी कहीं ना कहीं दिखता है, लेकिन ये राजनीति का हिस्सा है, जैसे जीवन का हिस्सा है कि नाराज़गी नहीं है तो प्रसन्नता भी नहीं है, और प्रसन्नता ना होने के कारण भी बहुत स्पष्ट होते हैं। लेकिन फिर भी बीजेपी अपनी इस ताकतवर छवि और कैडर इस पार्टी की इमेज के साथ बहुत सारी चीज़ों को छिपा लेती है, दबा लेती है। कांग्रेस में ये चीज़ें खुलकर सामने आती हैं। हमारे साथ जो मेहमान हैं उनसे मिल लीजिए। हमारे साथ हैं, अगर भोपाल से बात करूं तो हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री उमाशंकर गुप्ता जी। बहुत स्वागत करता हूं सर। हमारे साथ हैं, ग्वालियर से जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री लाखन सिंह यादव जी। और जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट साहब हमारे साथ हैं, उनका भी मैं स्वागत करता हूं।
उमाशंकर जी के बारे में बता दूं कि पार्टी के प्रतिबद्ध और निष्ठावान कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता तो वो हैं ही, और जो अभियान चला था उसको जो भी नाम आपको देना हो आप दे लीजिए। उस अभियान में मार्च में बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया था और बेंगलुरु में डेरा डाले थे वो, और लाखन सिंह जी भी बेंगलुरु गए थे, तो एक रिश्ता दोनों नेताओं के बीच ये भी है। बहरहाल चैतन्य भट्ट जी की तरफ सबसे पहले मैं रुख करता हूँ। चैतन्य भट्ट जी, इस पूरे मामले पर पहले मैं आपकी टिप्पणी लेकर फिर मैं इस बातचीत को आगे बढ़ाता हूँ। एक संक्षिप्त टिप्पणी आपकी। हाँ, देखिए शरद जी, जहाँ तक आपने बताया कि कोरोना और उपचुनाव दोनों एक साथ समानांतर रूप से चल रहे हैं, तो ये बात तो सही है कि अब कोरोना को लेके आप जीवन थम तो सकता नहीं है। ठीक है, 2-2.5 महीने आपका लॉकडाउन रहा और जितनी व्यवस्थाएं राज्य सरकार को या केंद्र सरकार को करनी थी उन्होंने की, लेकिन उसके साथ साथ शासन चलाने के लिए भी ये जरूरी है कि मंत्रिमंडल का विस्तार हो और जो 24 लोग चुनाव जिनका होना है उनका चुनाव भी जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अपने अपने स्तर पर पूरी तरह से प्रयत्नशील है कि वो अपनी सीटें जीत जाएं, लेकिन इनके बीच में भी अगर कोरोना को लेकर अगर किसी प्रकार का कोई द्वंद्व है सरकार के, तो वो कोरोना को लेकर अपनी जो तैयारियां हैं वो भी अपनी जगह हैं। और उपचुनाव चूंकि जरूरी है क्योंकि 24 लोग अधर में लटके हुए हैं, उनका भाग्य का निर्धारण अभी होना है और वो उपचुनाव के माध्यम से ही होगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब इससे थोड़ा सा हट के उपचुनाव की तरफ भी लोगों को ध्यान आकर्षित करना पड़ेगा और निश्चित तौर पे दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्तर पर इस तरह की तैयारियों में जुट गई हैं। मुझे लगता है कि बीजेपी चूंकि शासन में है इसलिए उसकी तैयारी ज़्यादा दिख रही है, बाकी बनिस्पत कांग्रेस की अभी उतनी तैयारी हमें दिख नहीं रही है, क्योंकि उनका उद्देश्य कहना, उनके प्रवक्ताओं का ये कहना कि अभी हमारे सामने सबसे बड़ा संकट जो है वो कोरोना का है और हम उसके प्रति प्रतिबद्ध हैं। लेकिन उसके साथ साथ भी हमें जो लड़ाई लड़ना है बीजेपी से, क्योंकि जो उनके लोग बीजेपी में गए हैं उनको हरा के हमें फिर से अपनी सरकार बनाना है। जैसे कि उनके नेता लोग कहते हैं कि हम 15 अगस्त में कमलनाथ जी पुनः एक बार झंडा वंदन करेंगे। तो ये सारी स्थिति हैं जो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं अब जनता को भी लगने लगा है कि कोरोना को लेके हम आखिर कब तक रोना रोएंगे, क्योंकि कोरोना तो ऐसा नहीं है कि अभी 1 महीने के भीतर या 2 महीने के भीतर खत्म हो जाएगा। ये एक लंबी प्रक्रिया है जिसके लिए पूरे विश्व में तैयारियां चल रही हैं। जी बिल्कुल, और राजनेताओं का कहना है कि छोड़िए अब कोरोना का रोना, छोड़िए अब कोरोना का रोना, क्योंकि जल्दी है उपचुनाव भी होना। तो चलिए उपचुनाव की तरफ। उमाशंकर जी, आपकी पार्टी में सबसे बड़ी ताकत बीजेपी की है कि डिसिप्लिन है, अनुशासन है, लेकिन अनुशासन के बाद भी ये तनाव है कि ये 22 साथी जो आपके नए साथी हैं और कांग्रेस से आ रहे हैं, ये नए साथी उन्हीं सीटों से चुनाव लड़ेंगे जो सीटें परंपरागत रूप से जहां से बीजेपी के यही चिर परिचित प्रतिद्वंदी उनसे बीते चुनाव में जूझते रहे हैं या कुछ युवा साथियों से पहली बार जूझे हैं, चाहे वो जयभान सिंह पवैया हों, चाहे वो गौरीशंकर शेजवार जी हों, या पहली बार चुनाव लड़ने वाले उनके पुत्र मुदित शेजवार हों, या ऐसी अनेक सीटें हैं। ये तनाव बीजेपी जितने बेहतर तरीके से समायोजित करेगी उसकी संभावनाएं उतनी बेहतर होंगी, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता कि कोई बीजेपी के नेताओं में या बीजेपी में कोई तनाव है जी, क्योंकि जिस प्रकार चुनाव के बाद 1.25 साल कांग्रेस की सरकार ने मध्य प्रदेश में अराजकता का वातावरण फैलाया जी, एक अफसरशाही हावी हो गई, केबल ट्रांसफर उद्योग चला, भ्रष्टाचार बढ़ गया, लॉ एंड ऑर्डर नहीं बचा, जनता भी परेशान थी, भाजपा के नेता भी परेशान थे, कार्यकर्ता भी परेशान थे, और शायद यही जो परेशानी, विकास का काम ठप हो गया था, इन 22 विधायकों को कांग्रेस छोड़ने के लिए मजबूर किया। और ऐसे में ये लोग जब कांग्रेस छोड़कर सदस्यता देकर भारतीय जनता पार्टी में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के नेतृत्व में ज्वाइन हुए हैं, तो उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ता ने ये मन बना लिया कि वो हमारे अंग हो गए और वो हमारे साथ हमारे कार्यकर्ता हो गए हैं जी। और इसलिए कहीं कोई तनाव, अब ये सहज तनाव थोड़ा तो रहता है। आप मान लीजिए कि कहीं जहाँ बीजेपी की नेता है, बराबरी के 2-2, 4-4 नेता होते हैं, सबकी इच्छा होती है, राजनीति में महत्वाकांक्षा होती है, तो इससे तो मैं इनकार नहीं करता, लेकिन ऐसा कोई तनाव हो गया है ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता और भारतीय जनता पार्टी का समर्थक वोटर, आप जानते हैं कि वो पार्टी के साथ होता है। जी, ठीक कहा आपने, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लाखन जी,
1983 के वर्ल्ड कप में जब फाइनल मैच था वेस्ट इंडीज़ के साथ, तो कपिल देव अपनी टीम के साथ उस रात जब चर्चा कर रहे थे तो उन्होंने कहा देखिए दबाव हमारे ऊपर नहीं है, दबाव है वेस्ट इंडीज़ के ऊपर जो इसके पहले 2 वर्ल्ड कप जीत चुकी है। तो आप सब अपना नेचुरल गेम खेलिए, तनाव छोड़िए, पूरी भरपूर नींद लीजिए और सुबह बढ़िया मैच के लिए तैयार हो जाइए। कांग्रेस अगर इस मूड के साथ मैदान में उतरेगी कि हमारे नीचे का लाल कालीन बीजेपी खींची चुकी है, हमारे ऊपर उतना दबाव नहीं है जितना बीजेपी के ऊपर दबाव है कि 24 उपचुनाव में से कम 70% अंक हासिल करके वो अपनी ताकत को दिखाए। लेकिन आपके सामने भी चुनौतियों का एक पहाड़ खड़ा है जो आपके अपने व्यक्तित्व यानी कांग्रेस के अपने व्यक्तित्व और अपने चरित्र से निकली हुई चुनौतियां हैं। आप किस तरह देखते हैं ये उपचुनाव की चुनौती, क्योंकि अब इस पर चर्चा खुलकर शुरू हो गई है। जी शरद भाई, बिल्कुल निश्चित तौर पर ये कांग्रेस के लिए भी चुनौतीपूर्ण चुनाव है और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी चुनौतीपूर्ण चुनाव है। जी, दोनों पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण चुनाव है, लेकिन मैं ऐसा मान के चलता हूँ इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कांग्रेस के 22 विधायकों को धन बल के दम पर बेंगलोर में जाके जो सौदा किया, वो समूचा प्रदेश और देश उनको देख रहा था। और मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं जिन 22 सीटों के कांग्रेस के विधायकों ने जाके बेंगलोर में जो सौदा किया अपनी अपनी विधानसभा सीट के मतदाताओं का, मैं मान के चलता हूं कि वो मतदाता पूरी तरह चौकन्ने हैं और आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी, बिकाऊ प्रत्याशी जिन्होंने अपनी मूल पार्टी के पीठ में जो छुरा भोंका है, ये सारे के सारे मतदाता वहाँ के इनको महसूस कर रहे हैं और आने वाले चुनाव में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। चैतन्य जी, कांग्रेस बार बार इसी मसले को लेकर सामने आ रही है। मैं जितने भी कांग्रेस के लीडर से मेरी बात होती है, स्वाभाविक है जैसे शेक्सपियर का पूरा साहित्य विश्वासघात पर केंद्रित है, उसके हर पात्र को आप देखेंगे तो उसमें आपको यही कहानी, चाहे टेम्पेस्ट की बात कर लीजिए या तमाम जो भी लिटरेचर शेक्सपियर का है, इसी तरह कांग्रेस के हर नेता के मनोविज्ञान में वो ठेस है, क्योंकि बहुत एक तगड़ा झटका है, बहुत गहरा सदमा है। मैं जिनसे भी बात करता हूं वो यही कहते हैं कि जनता सबक सिखाएगी। आपको क्या लगता है, क्या जनता के मानस में ये चीज़ होगी कि एक सरकार अच्छी चल रही थी या जिस रूप में भी चल रही थी, जनता भले ही उससे संतुष्ट थी, नहीं संतुष्ट थी, लेकिन उसके पैर से जो ये कालीन खींचा गया है, ऐसा नहीं किया जाना? क्या ये चुनाव का मुद्दा या एक भावनात्मक मुद्दा जनता के मन में हो सकता है? नहीं, देखिए शरद जी, जनता ने तो कांग्रेस को मौका दिया था 15 साल की भाजपा सरकार को हटाने के बाद। बिल्कुल लाखन जी, मैं लूंगा आपकी रिएक्शन। चैतन्य जी की मैं प्रतिक्रिया लेकर मैं लौटूंगा आपकी तरफ। जी चैतन्य जी। जी 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 तो सवाल ये है कि कांग्रेस को मौका दिया था जनता ने, जिताया भी था उसको, और उसके बाद अगर इनका अंतर विरोध इतना ज़्यादा था जिसको लेके अगर 20-22 लोग और इतना बड़ा नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया अगर नाराज़ हो गए कमलनाथ जी से, तो ये इनकी अपनी गलती थी। भाई आप देखिए कि जिस समय सरकार इनकी जा रही थी उस समय तत्काल ये जनता के मन में कोई भावनात्मक मुद्दा नहीं होगा कर दिए। वही अगर 15 जी देखिए जनता तो ये मान के चलती है कि नेता कब कहाँ इधर हो सकता है, उधर चला जाता है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ये देखती है कि कौन व्यक्ति जो है वो हमारे लिए उपयोगी हो सकता है। वो पार्टी को वोट देती है, जो परंपरागत वोट होते हैं वो पार्टी को जाते हैं, उसमें प्रत्याशी कोई भी हो। आप देखिए कि नरेंद्र मोदी के नाम पे ऐसे ऐसे लोग 5-5, 6-6 लाख वोटों से जीत गए थे जिनकी कभी कल्पना नहीं की जा सकती थी। तो इसलिए ये है कि दूसरी चीज़ जो है, जो कि चूंकि जो पार्टी सत्ता में होती है उसको उसका लाभ मिलता है, क्योंकि लोगों को ये लगता है, मतदाताओं को ये लगता है कि अगर हम इस पार्टी के लोगों को जिताएंगे तो निश्चित तौर पर हमारा काम भी होगा और हमारे क्षेत्र का विकास होगा। जहाँ तक आपने नाराजगी की बात की, तो मुझे लगता है कि बीजेपी में मुझे लगता है कि बीजेपी में इस तरह का ज़्यादा नाराज़गी ज़्यादा लंबे समय तक चल नहीं पाती है। हाँ। और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग नाराज़ हैं उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि जो कुछ भी उनको मिला है हाँ। वो उस पार्टी ने दिया है, और अगर ऐसी परिस्थिति में अगर उनको कुछ त्याग करने की ज़रूरत है तो वो उनको करना पड़ेगा। लेकिन चुनौती तो मानना पड़ेगी कि ये चुनौती है, क्योंकि बीजेपी में ऐसे कई वरिष्ठ विधायक हैं जो ये मान रहे थे कि अब 2018 में ही उनकी सोच थी कि 4-4, 5-5 बार के टर्म के विधायक हैं वो भी मैदान में हैं, कि उनको भी लगता है कि चाहे कैबिनेट की जगह की बात हो
या पार्टी में और कोई महत्वपूर्ण पोजीशनिंग की बात हो। बहरहाल लाखन जी आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे, फिर मैं उमाशंकर जी की तरफ चलूंगा। आप इस सवाल पर कुछ बोल रहे थे, फिर मैं उमाशंकर जी की प्रतिक्रिया लूंगा। जी लाखन जी। मैं ये कहना चाह रहा था शरद भाई जी 2018 के चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया था जी और जो 22 विधायक कांग्रेस को छोड़कर जो गए हैं उस क्षेत्र की जनता ने इनको चुनकर भेजा था मध्य प्रदेश की विधानसभा में और इस आशा और उम्मीद के साथ इनको चुन के भेजा था कि आप विधानसभा में जाओ, हमारे क्षेत्र के तमाम सारे अवरुद्ध भारतीय जनता पार्टी के 15 साल के कार्यकाल के जो मुद्दे थे उन मुद्दों को आप उठाओ और हमारे क्षेत्र में विकास आप कराने का काम करो। लेकिन इन लोगों ने जाके जो तांडव किया उस क्षेत्र की जनता को जाके बेंगलोर में जो बेचा, तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कि वो जनता अभी भूली नहीं है। और मैं तो ये कहता हूं ये कोरोना की महामारी की वजह से ये चुनाव डिले हुआ, काश ये चुनाव अभी हो गया होता तो आपको मध्य प्रदेश में ये 22 और 24 सीटों के रिजल्ट देखने को मिलते और वो रिजल्ट बिल्कुल ऐसे रिजल्ट होते कि भारतीय जनता पार्टी चारों कोने चित नजर आती। उमाशंकर जी, आप लाखन सिंह यादव साहब के इस दावे को और उनके इस क्लेम को, जिसको वो बहुत स्ट्रांगली रख रहे हैं, आपने सुना, आप किस तरह देखते हैं? और अगर मैं जैसे मैंने लाखन जी से जितनी भी बार सिंह जी जी बोलिए उमाशंकर जी। लाखन सिंह जी बड़े अच्छे नेता हैं, मेरे बहुत प्रिय मित्र हैं, लेकिन कुछ वास्तविकताओं को समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये कि बेंगलोर में बेचा, आप कल्पना करिए 6 कैबिनेट मंत्री, इससे ज़्यादा क्या चाहिए राजनीति में, वो रिजाइन कर रहे हैं, 16 विधायक रिजाइन कर रहे हैं। और मैं उनके निकट रहा हूँ शरद जी, जैसे आपने कहा है, बड़े बारीकी से उनके मनोभाव देखें। परेशान थे, मुख्यमंत्री मिलते नहीं थे मंत्री से, विधायकों की सुनी नहीं जा रही थी। लाखन सिंह जी जो कह रहे हैं कि जनता से जो वायदे करके वो आए थे, वायदे पूरे नहीं हो रहे थे और इसके कारण हैरान और परेशान थे। सिंधिया जी का जिस प्रकार का अपमान मध्य प्रदेश में कांग्रेस, कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी ने किया, सड़कों पर उतर जाइए, इतना जो अहंकार आ गया था उस समय। और एक बात मैं शरद जी ध्यान में लाना चाहता हूँ, आप सहमत होंगे शायद, कि कांग्रेस है कहाँ, एक गुटों में बटी हुई कांग्रेस है। पहले दिन से हम देख रहे थे मध्य प्रदेश में सरकार के बाद कुछ विधायक कमलनाथ जी के, कुछ मंत्री कमलनाथ जी के, कुछ विधायक दिग्विजय सिंह जी के, कुछ मंत्री दिग्विजय सिंह जी के, कुछ विधायक माननीय सिंधिया जी के और कुछ मंत्री सिंधिया जी के, जो उनको नेता मानते थे, उनके कहने से चलते थे। कांग्रेस नाम की चीज़ बची कहाँ है देश में। और ये जिस प्रकार का व्यवहार इन लोगों के साथ हो रहा था, इन्होंने बड़ी बारीकी से, मेरी डिटेल एक एक विधायक से चर्चा होती थी बेंगलोर में, विकास नहीं, मिलने का फुर्सत नहीं। कमलनाथ जी मंत्रियों से कहते थे 24 घंटे के 25 घंटे ले आऊँ क्या, मैं कहाँ से मिलूँ। और पूरे प्रदेश की जनता ने देखा है और 24 क्षेत्र की जनता ने भी देखा है कि 1.25 साल में उसने अपने आप को ठगा महसूस किया। 15 साल में जिस प्रकार शिवराज सिंह चौहान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों का विकास किया, गरीबों के कल्याण की योजना चलाई, मध्य प्रदेश जो एक बीमारू राज्य था उसको विकसित राज्य की श्रेणी में लाने के लिए तेज गति से विकास कई दलीलें मजबूत दी हैं लाखन जी, उमाशंकर जी ने। इनको इन मजबूत दलीलों का जवाब मजबूत दलील से ही दिया जा सकता है, क्या कहेंगे आप? शरद जी 2 मिनट में बात समाप्त करूंगा। जी बोलिए बोलिए, चलिए बोल लेने दीजिए उमाशंकर जी के बाद थोड़ा समय रहेगा लाखन जी आपके विधायकों का नहीं के साथ बात रखिए। जी मैं मेरी बात कर लूं क्या? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, मेरी बात पूरी हाँ करूं बोल लीजिए आप बोल लीजिए। जी जी, मैं ये कह रहा हूं कि केवल 22 क्षेत्र की जनता नहीं और वो 22 विधायक नहीं, ईमानदारी से तो लाखन सिंह जी से अलग से बात करोगे तो वो भी हैरान परेशान थे कि काम नहीं करा पा रहे मंत्री होते हुए। पूरे मध्य प्रदेश में हाहाकार मचा था, अराजकता का वातावरण हो गया था, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई थी। यहाँ भोपाल में आप भी बैठे हैं, मैं भी बैठा हूँ, ट्रांसफर उद्योग के अलावा कोई काम की बात नहीं होती। चलिए सर जवाब ले लेता हूँ। ऐसी परिस्थिति में जनता ऊब गई थी। जी जी जवाब ले लेता हूँ, आपने कई बातें गिना दी हैं और इसलिए जी 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 लाखन जी जनता उब गई थी जी, और इसलिए इस क्षेत्र की जनता शरद भाई मैं गुप्ता जी की बात का और इन जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने कहा, दीजिए जवाब दीजिए लाखन जी। सिंधिया जी की ताकत, बोलिए जी। ये आपने कहा, गुप्ता जी ने बड़ी ताकत से कहा कि
कांग्रेस के 22 विधायक जो भारतीय जनता पार्टी में चले गए हैं, उनको कांग्रेस में सम्मान नहीं मिलता था। माननीय मुख्यमंत्री जी उनसे मिलते नहीं थे, उनके कोई काम नहीं होते थे, मध्य प्रदेश का विकास पूरी तरह शिथिल पड़ गया था। इन सब परेशानियों को देखकर वो 22 विधायक इनके साथ चले गए। जी। ये आपका मूल बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल था। यही मूल विषय है। मेरा जी। शरद भाई आपसे कहना है आपके माध्यम से इनको, जी। गुप्ता जी, और आप भी सुन लो गुप्ता जी, बहुत गुप्ता जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जिन 22 विधायकों को और ये लीडर जो विस्फोटक लीडर है, जो कांग्रेस पार्टी में हमेशा विस्फोट का काम करते रहे, सिंधिया जी, उनको आप ले गए हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं कि आप उनको बड़ा सम्मान दे रहे हैं। जब वो आपके लीडरों से मिलने की बात करते हैं तो ऊपर से लेकर नीचे तक के लीडर उनको कभी टाइम नहीं देते। किसको? वो व्यक्ति जिसका कांग्रेस में एक सम्मान था, उस व्यक्ति को कांग्रेस में आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी की किचन कैबिनेट का मेंबर माना जाता था। उस व्यक्ति को आप अपने यहाँ बड़ा भारी सम्मान दे रहे हैं, ऊपर से नीचे तक उनको टाइम लेने में कई दिन लग जाते हैं और लास्ट में उनको टाइम मिलता है आपके प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी के यहाँ। और वीडी शर्मा जी के बाद भी मिलने के बाद उनको ये कह दिया जाता है कि सिंधिया जी, हमारे यहाँ का सिस्टम अलग है, आप सिस्टम को समझिए और उसके बाद आगे बढ़िए। तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही सिंधिया जी को सम्मान देते जाइए और आपकी पार्टी का विकास होता जाएगा। एक चीज़ सेकेंडरी, आपने कहा कि मध्य प्रदेश में विकास पूरी तरह रुक गया था, प्रदेश में हाहाकार था, त्राही त्राही मच गई थी, लोग परेशान हैरान थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आदरणीय कमलनाथ जी को मध्य प्रदेश में काम करने के लिए मात्र 10 और 11 महीने मिल पाए थे, क्योंकि जैसे ही चुनाव हुए, चुनाव के बाद पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ और पार्लियामेंट इलेक्शन में हम लोगों गुप्ता जी की एक कंक्लूडिंग टिप्पणी लूंगा। लाखन जी, सेटल होने में थोड़ा टाइम लगा। आपने भी दलीलें ताकत से देने का पूरा पुरजोर प्रयास आपने भी किया है। आप गुप्ता साहब, बहुत कम वक्त है मेरे पास। लाखन जी ने कुछ महत्वपूर्ण बातें कही हैं। जी 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 शरद जी, ज्योतिरादित्य जी बड़े सम्मानीय नेता हैं। वो उनका जिस प्रकार का अपमान, ये हमने नहीं कहा था कि सड़कों पर उतरना है तो उतर जाइए, आप उनकी कदर नहीं कर रहे थे। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने उसको दिल से स्वीकार किया है, वो हमारे सम्मानित नेता है और आज भी हम भी उनसे मिलने जाते हैं। चलिए गुप्ता जी, लाखन सिंह जी, आपके दल में भी वो वही विस्फोट करेंगे जो कांग्रेस में यहाँ वर्षों से करते आ रहे हैं। आप एहसास करोगे उनका जो विस्फोटक रूप है। आप अभी कुछ समय हुआ है आपको, आने वाले समय में तुम खुद महसूस करोगे। आज जिस जगह आपने उनको खड़ा कर दिया है, ये तो आपका प्राइमरी टेलर है। आने वाले समय में हम पूरा प्रदेश ये देखेगा कि आने वाले समय में मुझे लगता है कि तुम उनसे बात करना भी पसंद नहीं करोगे। चलिए, दावे हैं, दोनों तरफ के दावे हैं, प्रति दावे हैं और मुस्कुराहटों के साथ हैं। शरद जी एक मिनट। हाँ जी, बोलिए बोलिए। जी एक मिनट जी। लाखन सिंह जी, मैं कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं का समुद्र है। यहाँ सबको सहन करने की और सम्मान के साथ रखने की परंपरा है। ये तो कांग्रेस में हो रहा है, जिसके कारण ज्योतिरादित्य जी को आना पड़ा। अब बच्चे कुचे को संभाल के रखिए आप, और आप भी संभाल कर रहिए, आप चिंता मत करिए। और इसलिए चलिए, बहुत सारी बातें आपकी बिना कहे हम और दर्शक समझने की कोशिश करते हैं। बहुत धन्यवाद उमाशंकर गुप्ता जी, बहुत धन्यवाद लाखन सिंह यादव साहब, और बहुत धन्यवाद करता हूं चैतन्य भट्ट साहब का। तो राजनीति है और राजनीति का मिजाज अब गर्म हो रहा है, सतह पर उभर कर आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उपचुनाव है और राजनेताओं का वजूद, खासतौर से उन 22 पूर्व विधायकों का वजूद, जिनमें से 2 मौजूदा बीजेपी सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं, तुलसी सिलावट जी, गोविंद सिंह राजपूत जी, इसके साथ और भी जो नेतागण हैं, इन सब का वजूद जुड़ा है उपचुनाव से। तो आने वाले वक्त में आप तय मानिए कि कोरोना महोदय जो हैं वो अब पीछे खिसकना शुरू होंगे और उपचुनाव सहित पॉलिटिकल इश्यूज़ और आपकी हमारी ज़िंदगी के ज़रूरी मसले अब वो उभर कर सामने आएंगे। तो ये तय मानिए कि ये कोरोना को भी पीछे छोड़ेगा, लेकिन सियासत का ये जो एक बड़ा मसला है, इस पर आपको और हमको निगाह बनाकर रखनी चाहिए, क्योंकि ये हमको कोरोना को भुलाने में भी मददगार होगा सर। तो देखिए ज़रा लगातार कि क्या उपचुनाव में आगे क्या कुछ होने वाला है, और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।